इशू येलो की तक ना। अगर आप में से किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, अगर आपने पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। अ, किसी स्टूडेंट को कोई इशू तो नहीं है? नेक्स्ट चले फिर। नो मैम। ओके। मैम कोड्स एंड शीट्स के बारे में थोड़ा बता दें। ओके। अच्छा, इसमें हम कोड्स की, अभी एक स्टूडेंट ने बात की कि कोड्स का और शीट्स का डिफरेंस ना। तो शीट्स जैसे हम एग्जामिनेशन में जिस तरह से शीट लेयर की फॉर्म में होती है, सेम उसी तरह से। और कॉर्ड्स की जब आप बात करते हैं, उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं टेंडन्स और लिगामेंट को। ठीक है, कोर्ड्स और शीट्स का मतलब यही होता है कि एक जो पोर्शन होता है बॉडी का, उसे आप लिगामेंट कह लें या मसल बोन कह लें, दूसरे जो बोन होती है या मसल होता है उसके साथ अटैच करना। ठीक है, जैसे आप धागा नुमा भी कह सकते हैं कि कनेक्शन जोड़ना, इससे आप कोड्स और शीट्स कहते हैं। ठीक है। ओके। ये क्वेश्चन किसने पूछा है वैसे? मैम शाजिद। शाहजेब। यस मैम। ओके। कनेक्टिव टिश्यू में हम रेटिक्यूलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। ठीक है, इनकी जो शेप होती है वो स्टार लाइक होती है। एक सेकेंड। ठीक है, इनकी जो शेप होती है वो स्टार लाइक होती है। ठीक है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो रेटिकुलर सेल्स होते हैं। रेटिकुलर सेल्स ऐसे तो होते हैं कि जिन्होंने एज ए नेटवर्क, जो नेट की तरह का नेटवर्क होता है वो बनाना। ठीक है, इन्हें हम रेटिकुलर कहते हैं। इसके अलावा प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस ऑफ विच ज्वाइन टू फॉर्म अ सेलुलर नेटवर्क। ठीक है, इसमें जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं उन्होंने सेल की तरह का जो नेटवर्क है ज्वाइन करके बनाना होता है। रेटिकुलर फाइबर्स जो होते हैं, इनकी हमने पहले बात की कि रेटिकुलर सेल से मिलके बने होते हैं, और इनमें जो प्रोटीन होती है उसे रेटिक्यूलन कहते हैं। मोस्टली जब हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, इसके अलावा भी कनेक्टिव टिश्यू से जब आप आउटसाइड टॉपिक की बात करते हैं, तो मोस्टली सेल्स जो होते हैं या फाइबर्स होते हैं, उसमें जो प्रोटीन होती है उनका जो नेम होता है वो सिमिलर जो है वो सेल्स की तरह से ही मिलता जुलता होता है।
कि जैसे हम रेटिकुलर सेल्स जो हैं वो रेटिकुलर फाइबर्स बनाएंगे, सेम इसी तरह से जो इनमें प्रोटीन होगी वो रेटिक्यूलन होगी। ठीक है, इनमें जो ब्रांचिंग सिस्टम है वो मौजूद होगा। इसके अलावा इनमें इन इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिसिटी नहीं होगी। टिश्यूज इसके अलावा स्पोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाएंगे ऑफ लिम्फ ग्लैंड का। ठीक है, जिनकी लिम्फेटिक सिस्टम में जो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें हम लिम्फ ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये उनका फ्रेमवर्क बनाएगा। इसके अलावा स्प्लीन और बोन मैरो है, उसका जो फ्रेमवर्क है उसको भी सपोर्ट करेगा। रेटिकुलर सेल्स आर फैगोसिटिक होते हैं एंड फॉर्म डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। यहाँ पे हम जितने भी सेल्स की बात करते हैं जो फैगोसिटिक में इन्वॉल्व होंगे, उनका जो बेसिक फंक्शन वही होगा कि वो डिफेंस मैकेनिज्म करेंगे बॉडी की। स्केलेटल टिश्यूज की हम बात करेंगे, इसमें हमने दो ही टाइप्स पढ़ी थी। हमारे पास एक कार्टिलेज था और दूसरा बोन था। कार्टिलेज में है कि हमारे पास ये सेमी सॉलिड जो है वो सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इनमें टफनेस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जो कि एंडोस्केलेटन बनाती है। एंडोस्केलेटन जो है वो मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है, सॉरी वर्टिब्रेट्स में मौजूद होता है। इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो एक्सोस्केलेटन मौजूद है। क्या एक्सेप्शंस फिर भी हैं एंडो में भी और एक्सो में भी, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। और इनका स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, द कार्टिलेज इज इनक्लोज इन अ शीथ ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, वाइट फाइब्रस टिश्यू में इनक्लोज होगी, जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम भी कहेंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। इसके अलावा इनमें क्या है कि मैट्रिक्स होगा सेमी सॉलिड, जिसे कॉन्ड्रेन कहेंगे। इसके अलावा टुवर्ड्स द पेरिफेरी या इनर मार्जिन्स ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियन। ठीक है, एक स्मॉल जो है वो इमेच्योर कार्टिलेज सेल्स की लेयर होती है, जिसे कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और इट इज एज सिक्रेटेड, द मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय द कॉन्ड्रोब्लास्ट। ठीक है, जो इनमें सेल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ये लाई करते हैं इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस। और स्पेस कौन सी होती है? द कार्टिलेज लेक्यूना इन द मैट्रिक्स। यहाँ पे जो हम लेक्यूना की बात करते हैं, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। ठीक है, स्पेस जो कि फ्लूइड से फिल की जाती है। ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज द कॉन्ड्रोसाइट्स डिवाइड होते हैं, और सेल्स डिवीजन करके जो है वो ग्रुप्स में, दो में या इससे ज़्यादा में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब हम कार्टिलेज जैसे जैसे ग्रो कर रही होगी तो उनमें कॉन्ड्रोसाइट्स की डिवीजन होगी, और इसी डिवीजन से जो है वो न्यू सेल्स बनेंगे जो कि ग्रुप्स बनाएंगे। और वो ग्रुप्स जो है वो दो पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और दो से ज़्यादा जो सेल्स उन पे भी मुश्तमिल हो सकता है, और वो सेम ही लेक्यूना में परफॉर्म करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं, इसमें आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी। ये आपको तीन जो डिफरेंट आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो सेम लाइक न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें आप इनको हम कह रहे हैं कि कॉन्ड्रोसाइट्स इन द लेक्यूने। ठीक है, ये हम जो इनकी जो आउटर लेयर है, जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम की बात करते हैं। ठीक है, और जिनके दरमियान में फ्लूइड फिल्ड मटेरियल, जिसे हम मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, जो पेरिकॉन्ड्रियम है वो टुवर्ड्स द पेरिफेरी होगी, अपर साइड पे भी और लोअर साइड पे भी। इसके अलावा कार्टिलेज की यहाँ पे बात की गई है, कॉन्ड्रोसाइट्स कि किस तरह से वो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं। ठीक है, और उन्होंने बनाया। इसके अलावा जो मैट्रिक्स है वो स्कैटर्ड हुआ हुआ है, और एक ही लेक्यूना में तकरीबन 2 से लेके 8 तक कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस द बिटवीन द कॉन्ड्रोसाइट्स एंड द मैट्रिक्स टेक्स प्लेस। ठीक है, और वो किस तरह से होगा? सिंपल डिफ्यूजन से। जब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जिनकी कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वो जहाँ पे कम होगी उस तरफ को मूव करेगा। इसके अलावा फ्रॉम ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द पेरिकॉर्डियम।
ठीक है, जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो हमारे पास 4 तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, जो मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं। उसमें हमारे पास एक हिलाइन कार्टिलेज है, फाइब्रस है, इलास्टिक है और कैल्सिफाइड है। हिलाइन कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास ये वीकेस्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, जितनी भी हमने 4 टाइप्स पढ़ी उसमें ये सबसे वीक होती है। और इसका जो ओरिजिन है, इट इज फाउंड एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके बिल्कुल एंड पे ये मौजूद होते हैं, एंड इंटीरियर एंड्स ऑफ द रिब्स, जो रिब्स के इंटीरियर एंड है उन पे मौजूद होते हैं। नोज टिप पे मौजूद है। लेरिंक्स, जो कि हम साउंड प्रोडक्शन की बात करते हैं उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, वहाँ मौजूद होते हैं। इसके अलावा ब्रोंकल ट्री, जब हम लंग्स में ब्रोंकस जो है वो ब्रोंकियल में या ब्रोंक्यूल्स में चेंज होता है, वो नेक्स्ट एल्विलाई में चेंज होते हैं, उसमें ये मौजूद होती है। इसके अलावा फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्केलेटन, जब हम बात करते हैं फीटस की या इन्फेंट्स की, जो उनका स्केलेटन होता है उनमें ये मौजूद होता है। ठीक है, क्योंकि ये वीकेस्ट है। जैसे जैसे एडल्ट एज की तरफ जाएंगे तो ये हेलाइन कार्टिलेज जो है वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर जो है इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, सराउंडेड बाय द पेरिकॉन्डियम जो है वो इसके अराउंड मौजूद होती है। इसके अलावा इनमें मैट्रिक्स भी होता है जिन्हें कॉन्ड्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है उसका ब्लूइश वाइट कलर होता है और जेल लाइक इसकी जो अपीयरेंस होती है। इट कंटेन्स वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, इनमें भी सेम जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि उनमें भी 2 से लेके 8 तक जो है वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं एक लिक्यूना में। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसके अलावा फ्रिक्शन जो है उसको ये रिड्यूस करता है, और ये गुड जो है वो शॉक एब्जॉर्बर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है एंड द मोस्ट रिजिड कार्टिलेज इन द बॉडी। ठीक है, एज कम्पेयर टू हेलाइन है उसके ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ फाउंड इन द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड इन्वर्टिबल डिस्क। ठीक है, जब हम स्केलेटन की बात करते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि जहाँ पे नी पे देखते हैं कि 2 तरह जॉइंट्स होते हैं कि वो जस्ट अपवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद होता है। और अक्सर आपने ये सुना होगा कि अगर यहाँ से बोन में कोई मसला हो जाता है तो फिर बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं होती कि नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सके। ठीक है, जब हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो उनमें जो इन्वर्टिबल जो डिस्क होती है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है, ये उसमें मौजूद होती है। ठीक है, और इसीलिए इनमें इनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू उन पर्सन्स के जिनमें वर्टिबल कॉलम का या स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रॉब्लम होता है, वो इतनी देर तक स्टे नहीं कर सकते। ठीक है, बैठ नहीं सकते। और उनमें ये जो फाइब्रस कार्टिलेज है इनकी कमी होती है, या होती नहीं है, कमी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो इतना बर्दाश्त कर सके। और फाइब्रस कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में इट इज नॉट सराउंडेड, इसमें पेरिकॉर्डियम जो सराउंड करने के लिए हिलाइन कार्टिलेज में मौजूद है वो इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो मैट्रिक्स है उसकी अमाउंट जो है वो बहुत कम होती है, और इसमें जो वाइट कोलेजन फाइबर्स हैं उनकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कार्टिलेज विद द फर्मनेस ऑफ द वाइट फाइबर्स। और इन्हीं वाइट कोलेजन फाइबर्स की वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और रिजिडिटी होती है। और इनके फंक्शंस जो है ये कुशन इन द इन्वर्टिबल डिस्क, इसके अलावा प्यूबिक सिम्फिसिस ये हमने पढ़ा है कि किस तरह से ये हेल्प करती है। उसके अलावा ये बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, ये उनको सपोर्ट करता है और उनकी जो फिशन होता है उनसे ये बचाता है ताकि फ्यूजन वगैरह ना हो। इसके अलावा स्केलेटल टिश्यू की जब हम कार्टिलेज इलास्टिक टिश्यू की बात करते हैं, इलास्टिसिटी की, ठीक है, इसमें कि इलास्टिसिटी मौजूद होगी। इट इज फाउंड इन द एपिग्लॉटस। एपिग्लॉटस क्या है? लिड ऑन द टॉप ऑफ लैरिंक्स।
जो वॉइस बॉक्स भी जिसे हम लैरिक्स को कहते हैं, ठीक है, ये उसके टॉप पे एज ए लिड मौजूद होता है, ताकि जो फूड है उसको आसानी से जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक का एरिया है वहाँ पे जाने दिया जा सके, ठीक है। एक्सटर्नल एयर है जिसे हम एरिकल भी कह रहे हैं, उसके अलावा ट्रेकिया है, उसमें इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होती है। ये हमारे पास एक्सटर्नल लेयर है, ठीक है, इसमें इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें कि ये भी पेरिकॉर्डियम से ही सराउंड की जाती है। द मैट्रिक्स जो है इसमें इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं जो कि थ्रेड लाइक होते हैं, और इट हैज़ अबंडेंट नेटवर्क ऑफ येलो फाइबर्स, ठीक है। इनमें जो वाइट कोलेजन फाइबर्स की जगह यहाँ पे येलो इलास्टिक फाइबर्स होंगे, और क्वाड्रोसाइट्स की जो अमाउंट होती है वो कम होगी, आर सीन इन सर्कल विद इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। और इनमें जो येलोश अपीयरेंस जो है वो येलो इलास्टिक फाइबर्स की वजह से होगी। इट रेडली रिकवर्स इट्स शेप आफ्टर डिस्टॉर्शन। इसमें ये कि अगर इसकी शेप डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई इंजरी वगैरह होती है, तो उनकी जो शेप होती है वो दोबारा से रिकवर की जा सकती है, ठीक है। जब हम फिब्रो कार्टिलेज की बात करते हैं तो उसमें जो शेप होती है वो उसकी रिकवर नहीं की जा सकती, और इसके फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ बॉडी। कैल्सिफाइड कार्टिलेज की जी हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे लास्ट में है, आखिरी इसकी टाइप है। इट इज फाउंड ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ वेरियस सॉल्ट्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। सॉल्ट्स जो हैं वो मैट्रिक्स में डिपॉजिट किए जाते हैं। ड्यू टू दिस डेपोजिशन कार्टिलेज बिकम वेरी हार्ड एंड इन इलास्टिक, ठीक है, वो हार्ड हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम होने लग जाती है। दिस कंडीशन इज फाउंड इन ओल्ड एज, ठीक है, ये ज्यादातर जो है वो जो एजिड लोग होते हैं, ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं, उनमें मौजूद होती है। वेयर द जॉइंट्स लूज देयर मोबिलिटी, ठीक है। जब हम एडल्ट की बात करते हैं तो उनके जॉइंट्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें चलने फिरने में मुश्किल नहीं होती। जब आप ओल्ड एज के जो पीपल्स हैं उनकी बात करते हैं तो आप वो दो कदम वो चलते हैं तो उनका सांस फूल जाता है और वो थक जाते हैं। उनकी मेन वजह ये होती है कि जो मिनरल्स होते हैं वो उनकी बोन में जो स्पेसेस होती है वहाँ पे डिपॉजिट कर जाते हैं, जिनकी वजह से जो उनमें मैट्रिक्स होता है वो कम हो जाता है और उनमें इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, और जो उनकी बोन की मूवमेंट है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से मूवमेंट ना होने की वजह से वो उन्हें चलने फिरने में दिक्कत महसूस होगी, ठीक है। It is also found in the superscapula of the frog and vertebrae of the sharks, ठीक है। जब हम शार्क की और फ्रॉग की बात करते हैं कि इनकी वर्टिब्री जो है शार्क की वहाँ पे मौजूद होती है, इसके अलावा जो फ्रॉग का सुप्रास्कैपुला पोर्शन है वहाँ पे ये फ्रॉग्स के मौजूद होते हैं। बुस्टा से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही क्या? इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल व्यू है कि हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज, ये हमारे पास तीन मेन टाइप्स की कार्टिलेज है। जबकि हम जब कैल्सीफाइड की बात करते हैं तो उसमें जस्ट मिनरल्स की डेपोजिशन होने की वजह से ओल्ड एज में वो ज़्यादा मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनकी मोबिलिटी में इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुतासिर होती है। क्या हिलाइन कार्टिलेज का इसमें ये कि इसका जो कलर जो है वो ब्लूइश ग्रीन होगा, ट्रांसक्यूलेंट होगा एंड इन अपीयरेंस में, ठीक है। और फाइब्रस कार्टिलेज का ये है कि वाइटिश होगा और अपीयरेंस में जो है वो ओपैक होगा, ठीक है। और इलास्टिक की जब हम बात करते हैं तो इसका येलो होगा और लेकिन अपीयरेंस जो है वो ओपैक लाइक ही होगी। इनकी जो कलर्स हैं जो इनमें सेल्स मौजूद होते हैं उनकी बेस पे होता है। फॉर एग्जांपल जब हम इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं तो उनमें येलो इलास्टिक फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम फाइब्रस कार्टिलेज में हम इनमें वाइट कार्टिलेज जो है फाइबर्स हैं उनकी बात करते हैं, वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और इन्हीं वजह से जो इनके कलर्स जो हैं डिफरेंट होते हैं।
उसके बाद है कि जो कार्टिलेज है ये हर जगह मौजूद नहीं होती, कम होती है, थीन होती है, वाइट फाइबर्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। और इनमें एज कम्पेयर टू फाइब्रस कार्टिलेज जो है, इनमें वाइट फाइबर जो है वो ज्यादा होते हैं इनके मैट्रिक्स में। ओहो। इसके बाद है इलास्टिक कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें येलो जो फाइबर्स होते हैं वो अबंडेंट होते हैं। हिलाइन कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, और फाइबरस कार्टिलेज है उसमें फर्मनेस होती है, ठीक है। और लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो अपनी शेप है डिस्टॉर्शन के बाद वो दोबारा रिकवर भी कर सकती है। पेरिकॉर्डियम की जब हम बात करते हैं तो वो हिलाइन कार्टिलेज में जो प्रेजेंट होती है लेकिन फाइब्रस कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इलास्टिक और हिलाइन दोनों में प्रेजेंट होगी, फाइब्रस कार्टिलेज में एब्सेंट होगी। और हेलाइन कार्टिलेज में एक तो यह है कि अकर इन स्टर्नल रिब्स, ठीक है, जब जो रिब्स होती है उनमें मौजूद है। इसके अलावा ट्रेकियल में ब्रोंकल रिंग्स एंड लेरेंजियल वॉल एंड नेजल सेप्टम, ये हमने इनकी लोकेशन में भी पढ़ा है कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ये इनकी लोकेशन बताई गई है। फाइब्रस कार्टिलेज में इन्वर्टिबल डिस्क में और प्यूबिक सिम्फिसिस है वहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। इसी वजह से इनकी इन्हीं लोकेशन की वजह से इनमें जो पेरिकॉर्डियम है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है, एब्सेंट होती है। और इनमें जो फर्मनेस है इसीलिए ज़्यादा होती है। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेज की जब हम बात करते हैं तो ये पिना एयर का ही एक पोर्शन है वहाँ पे। इसके अलावा एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मेटस है वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा नोज टिप पे है और एपिग्लॉटस पे है। और यही जो स्ट्रक्चर मौजूद है हमारी बॉडी में, ये कार्टिलेज की वजह से, टिश्यूज की वजह से, कार्टिलेज की वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो डिफरेंट इंजरीज से, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। विदाउट जब हम बोन की बात करते हैं तो ना तो इन्हीं बोन की वजह से, इन्हीं जॉइंट्स की वजह से जो हमारी बॉडी है वो मूव कर सकती है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगर आप स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेन जो बात है वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर की बेस पे, लोकेशन की बेस पे, सेल्स की बेस पे, प्रोटीन्स की बेस पे डिफरेंस की गई है। मैम फैगोसाइट्स के बारे में दोबारा बता दें। फैगोसाइट्स और पानकोसाइट्स, इन दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है ना, जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले लेते हैं या फिर हम बैक्टीरिया को ले लेते हैं, ठीक है। जब वो हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं या वायरसेस बॉडी पे अटैक करते हैं तो जो फैगोसाइट्स होते हैं इनका ये काम होता है, जो सॉलिड पार्टिकल होता है उनको ये इनगल्फ कर लेते हैं, इनगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है इन्हीं डिजीजेस की वजह से। जब बैक्टीरिया अटैक करेगा तो वो बैक्टीरियल डिजीजेस कॉज करेगा और वायरस जो है वो वायरल डिजीजेस कॉज करेगा, लेकिन जब उस पर अटैक करके उसको ख़त्म कर दिया जाएगा तो वो कोई डिजीज़ कॉज ही नहीं करेगा। इस तरह से वो हमें जो फैगोसाइट्स होते हैं वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और एज ए डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज़ होते हैं बॉडी के लिए। ओके मैम। एनी क्वेश्चन? जो हमारी मैडम होगी इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी इंक्लूड होगा? कौन स्टूडेंट बोल रहा? अब फातिमा। फातिमा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्या पूछ रही हैं आप? मिड टर्म इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन भी इंक्लूड होगा? मिड टर्म में प्रैक्टिकल पोर्शन क्या पूछ रही हैं आप? जी मैम। ओके, मिड टर्म में आपका प्रैक्टिकल पोर्शन इंक्लूड होता तो नहीं है वैसे। बाकी जैसे यूनिवर्सिटी कहेगी ऑफिशियली, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो फिर,
लेकिन मोस्टली आपका जो मिड टर्म होता है उसमें जो आपकी क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, मोस्टली वही होता है। प्रैक्टिकल का पोर्शन आपका जो फाइनल होगा उसमें होगा। बाकी इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो होगी वो आपसे पेपर से पहले शेयर कर दी जाएगी। कोशिश यही किया करें कि साथ के साथ अगर आप रटा नहीं लगा सकते, इसको साथ के साथ कर नहीं सकते, तो कोशिश यही किया करें जब आप लेक्चर ले लेते हैं, एक दफ़ा सुन लेते हैं, तो उसको एक दफ़ा से आप खुद से पढ़ लिया करें। उसमें यह है कि जब आप पेपर देंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है। आपकी 22 ठीक है मैम मैम। जी मैम, थैंक यू। 22 की आपकी क्लास है, 13 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप लोगों की क्लास इंशाल्लाह टाइम पे ही होगी, जितने बजे आपकी होती है। और जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं जीआर, आप सबकी अटेंडेंस मार्क करके मुझे आप व्हाट्सएप कर देना जो शीट बनेगी ओके इंशाल्लाह। मैम। और अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो या कुछ समझना हो तो आप नेक्स्ट भी पूछ सकते हैं। और आपकी जो यूनिवर्सिटी ओपन होगी, फिजिकल क्लासेस होंगी, वो आपको सारी जो डिटेल होगी वो शेयर कर दी जाएगी एक वीक पहले। लेकिन अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोगों को बुलाया नहीं जा सकता। ठीक है। ओके। मैम हमें जो ये डायग्राम्स आप साथ में दिखाती हैं, तो मैडम ये जैसे जैसे आप हमें शो करवाती हैं, इनको ऐसे ऐसे एज इट इज प्रिपेयर भी करना है साथ साथ डायग्राम्स को भी? डायग्राम का ये मतलब नहीं होता कि आपने एज इट इज करना होता है, लेकिन उसमें जो बात होती है आपने वो उसको समझानी होती है। ठीक है। यहाँ पे अब इतना ये आपको जो नेटवर्क पूरा नजर आ रहा है नेट की तरह का, तो इसमें फर्ज करें आप इसकी मैथ सेल की या डिपोसाइड्स की बात करते हैं, तो आपने इसमें जस्ट एक रफ डायग्राम बना के उसको लेबल करना होगा। ठीक है। इतना लेबल करना है कि आपको समझ आ जाए और मुझे समझ आ जाए। यस मैम, यस मैम। और जैसे एज इट इज होता है उसमें एज इट इज तो खैर कोई भी उतार नहीं सकता, लेकिन कोशिश ये किया करें कि अच्छे से आपको समझ आ जाए, टीचर को समझ आ जाए। जितनी आसानी से समझ आएगी टीचर को तो आपको मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। ओके। इंशाल्लाह फिर ओके मैम। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। और आपको ये जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है ये यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं किया, मे बी क्लास लेट की वजह से या मे बी कोई उनका और इशू होगा, तो वो भी इन रिकॉर्डिंग लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।